दोस्तों नमस्कार। मैं इस वक्त हूँ चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में और मेरे साथ हैं इस समय हिंदी विभागाध्यक्ष और विश्वविद्यालय के डीन आर्ट्स फैकल्टी प्रोफेसर नवीन चंद्र लोहनी जी। सर नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद राणा जी, बहुत धन्यवाद। कैसे हैं सर? बढ़िया। कल हिंदी दिवस है जी, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि हिंदी दिवस क्यों मनाते हैं हम? हिंदी हमारी मातृभाषा है और ये माना जाता है कि हिंदी भाषियों का देश है भारत, तो फिर ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है कि हम हिंदी दिवस मनाएं, कोई एक दिन हिंदी दिवस मनाएं? जी बहुत धन्यवाद, आपने ये प्रश्न पूछा। एक बड़ी हमारे यहाँ भ्रांति है कि हिंदी दिवस कोई साहित्य दिवस या शिक्षण दिवस उस तरह से है, बल्कि ये राजभाषा दिवस है। राजभाषा दिवस से मतलब था कि भारत सरकार ने जब संविधान अंगीकृत किया भारत ने, तो उसमें राजभाषा के जो प्राविधान लागू हुए उसमें कहा गया कि राजभाषा होगी संघ की एक, और वो राजभाषा हिंदी होगी। और उस राजभाषा को निरंतर लागू करने के संदर्भ में जो कठिनाइयाँ उस समय मौजूद थी, उसके लिए ये ज़रूर प्रावधान किया गया कि जब तक हिंदी समर्थ न हो जाए अंग्रेजी को भी साथ में प्रयोग करेंगे। कुछ प्रावधानों के साथ उसमें ये निर्णय लिया गया। लेकिन आज के दिन हम लोगों को ये समझ लेना है कि ये राजभाषा दिवस है। राजभाषा दिवस का मतलब है राजभाषा के जो प्रावधान थे वो कितने लागू हुए, कितने होने चाहिए थे, उसमें क्या मुश्किलात हैं और कैसे और हम ठीक हो सकते हैं। मैं इसको मूल्यांकन दिवस मानता हूँ एक तरीके से। मूल्यांकन माने कि अगर हमने जब संविधान लागू किया तब से हिंदी की प्रगति आज क्या हुई, कहाँ मुश्किलें हैं शिक्षण में, व्यवसाय में और शोध में या वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्रों में, जहाँ भी कमी है उसको ठीक करने के लिए। लेकिन उससे भी बड़ी बात, क्या हम राजभाषा को जो राजकीय कार्यालय हैं, चाहे वो भारत सरकार के भारत में है या विदेशों में है, इसका मूल्यांकन भी सतत चलता रहता है। और आपको एक सूचना और भी दे दूं कि राजभाषा दिवस या हिंदी दिवस अब भारत में ही नहीं बल्कि भारत के जितने दूतावास हैं और जितने कौंसलावास हैं, जितने उच्चायोग हैं, सब में मनाया जाता है। आपको क्या लगता है सर, जो लक्ष्य निर्धारित किए गए थे वो कहाँ तक हासिल किए गए हैं? लक्ष्य निर्धारण का संदर्भ जहाँ तक है, ये हुआ हिंदी अगर तुरंत एक तरफा लागू हो जाती तो शायद वो 100% हो गया होता। लेकिन चूंकि वहाँ छूट मिल गई और हमारे राज्यों की अपनी भाषाएं हैं, वहाँ पर उनको भी अनुसूची में शामिल किया गया, तो राज्य सरकारें अपनी भाषा प्रयोग करती हैं और जो केंद्रीय स्तर पर है हिंदी के साथ अंग्रेजी प्रयोग में आती है। बल्कि कहीं कहें तो कुछ जगहों पर तो अंग्रेजी ज़्यादा प्रयोग में आती है, हिंदी कम आती है। ऐसे कई सेक्टर हैं, ऐसे कई क्षेत्र हैं। लेकिन वर्तमान सरकार ये बार बार कह रही है और उनका फोकस भी है इस पर कि वो हिंदी को राजभाषा के तौर पर लागू कर पाएँ। उसके लिए अभी हमारी नई शिक्षा नीति आई है, उसमें भी कुछ चर्चा हो रही है। लेकिन हम जहाँ पहुँचने चाहिए थे वहाँ तो नहीं पहुँचे हैं, और जो अभी भी गति है वो बहुत अच्छी नहीं है। कारण उसका एक ही है शायद कि अभी हम ये मान ही नहीं रहे हैं कि भाषा कितना महत्वपूर्ण औजार है अपने देश के विकास के लिए, अपनी बातों को पहुंचाने के लिए, अपनी ज्ञान और सूचना को इकट्ठा रखने के लिए। तो जिस दिन ये समझ में शायद आ जाएगा उस दिन हम ये मान लेंगे कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बड़ी भाषा, अपनी भाषा अगर कोई हो सकती है तो हिंदी हो सकती है, और उसको राजभाषा के प्रावधानों के अंतर्गत लागू कर लेना चाहिए। अभी तो हम नहीं पहुँचे वहाँ जहाँ पहुँचना था। भारत विविधताओं में एकता का देश है और बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जहां उनकी स्थानीय भाषाएं हैं, बोलियां हैं, तो उनके साथ तालमेल को लेकर आप क्या मानते हैं? अगर हिंदी को पूरे देश में एक राष्ट्रभाषा के तौर पर माना जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है, तो बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर लोग हिंदी अभी नहीं समझते हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में भाषा को लेकर उनकी अलग तरह के चैलेंजेस हैं, अलग तरह के मूवमेंट्स रहे हैं वहाँ, और साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में अलग तरह के रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं सर? मेरा मानना तो ये है कि जो स्थानीय क्षेत्रीय भाषाएं हैं, अगर उनका विकास होगा तो हिंदी का भी विकास होगा। इसका संबंध इस बात से है कि भारत की जो तमाम भाषाएं हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज काम कर रही हैं, और अगर उनका विकास होता है तो उनका विकास हिंदी में सहायक होगा, मेरा ऐसा मानना है। उसका कारण है, चाहे गुजराती, मराठी और भारत के पूर्वोत्तर की, दक्षिण की भाषाओं को लें तो संस्कृत हमारी एक बड़ी परंपरा है जहाँ से अनेक भाषाओं को शब्दावलियाँ मिली हैं, और जो संस्कृत परंपरा से नहीं भी हैं उन भाषाओं में भी अनेक ऐसे शब्दावलियाँ हैं जो भारत के तमाम लोगों को आज जानकारी में है। इसलिए ये जो विवाद है हिंदी बनाम दक्षिण की भाषाएं या पूर्वोत्तर की भाषाएं या कोई भी क्षेत्रीय भाषाएं, ये एक राजनीतिक सवाल है, और इस राजनीतिक सवाल को राजनीति से ही निपटा जा सकता होगा या निपटा जाना चाहिए, क्योंकि अब कोई द्वेष नहीं है भाषाओं को लेकर। मैं सौभाग्य से पिछले 14 अगस्त से एक सीरीज़ चला रहा हूँ। इस दौरान मैं पूर्वोत्तर के राज्यों में गया, दक्षिण में जहाँ तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र हैं, तमाम राज्यों में गया,
मुझे ये पता चला आज के दिन कि वहाँ के नागरिक, वहाँ के लेखक, वहाँ के कवि, वहाँ के शिक्षक, वहाँ के विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कोई विद्वेष नहीं है। जो कुछ विद्वेष है वो राजनीति के तौर पर अपनी बातें चलाने के लिए किया जाता है। कुछ राजनीतिक दल उसको बढ़ा रहे हैं। मेरा निजी तौर पर ये मानना है कि दुनिया में जहाँ भी भारतीय हैं वे अपनी भाषा के तौर पर हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। कारण कि अगर आप पंजाबी जानते हैं और अगर आप उर्दू जानते हैं और आप तमिल और तेलुगु जानते हैं तो आपकी संपर्क भाषा या तो अंग्रेजी होगी या हिंदी होगी। तो हिंदी आपकी इसलिए हो सकती है क्योंकि आप ज़्यादातर चीज़ों में हिंदी इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। सब लोग अंग्रेजी देश में नहीं जानते, हम सब जानते हैं। तो इसलिए संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी का विकास होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक एक शब्द आता है राष्ट्रभाषा, तो मैं तो जितनी मेरी समझ है मैं समझता हूँ कि गांधी जी ने जब हिंदी को देश की आज़ादी के आंदोलन की भाषा बनाया, उसमें रविन्द्रनाथ टैगोर का योगदान है, उसमें बाल गंगाधर तिलक का योगदान है, उसमें तमाम महत्वपूर्ण लोगों का योगदान है। तो इसलिए ये बात तो कोई प्रश्न नहीं है कि हिंदी राष्ट्रभाषा है ही। हाँ, अब उसको अगर किसी तरह से प्रावधान के तहत राष्ट्रभाषा लिखा जाना है तो लिख दिया जाए, नहीं भी लिख रहे हैं तो राजभाषा वाली ही चीज़ें लागू हो जाएँ। मेरा तो आज भी सरकार से अनुरोध यही है कि अगर जो राजभाषा के प्रावधान जितने बनाए गए थे हिंदी के लिए वो सब लागू कर दें तो हम काफ़ी आगे पहुंच जाएंगे हिंदी के विकास में। आपने विश्व हिंदी सम्मेलनों में हिस्सा लिया, आप 2.5 साल तक चीन में रहे, वहाँ पे आपने अध्यापन किया और पूरे विश्व में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए आप काम करते हैं। मैं देख रहा हूँ कि पिछले 14 अगस्त से जो अभियान चला रहे हैं, हमने गांधीगिरी शब्द सुना था, हिंदीगिरी आपने नया शब्द चलाया है और उसको सार्थक कर रहे हैं। एक एक स्टेट में आप देश के जा रहे हैं, दुनिया के तमाम देशों में जा रहे हैं, उसमें जो फेसबुक लाइव आप लगातार कर रहे हैं। तो ये एक सवाल बार बार ये उठता है कि हिंदी के जो विद्वान हैं वो हिंदी को समृद्ध करने के लिए और सरल करने के लिए काम नहीं करते हैं। वो आम तौर पर यही शोर मचाते हैं, ये शोर तो मचाएंगे कि हिंदी विश्व भाषा बने, राष्ट्रभाषा बने। आपने कई नए शब्द इस बीच में दिए हैं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, जब कोरोना का दौर चला और वेबिनार एक शब्द आया तो आपने वेब संगोष्ठी और वेब गोष्ठी के तौर पे फेसबुक पे एक शब्द इजाद करके आपने वोटिंग कराया, उस पर लोगों से पूछा कि क्या इसको ऐसा इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज मैं ये पाता हूँ कि वो शब्द बहुत चलन में है। वेब संगोष्ठी और वेब गोष्ठी ही इस समय हो रही हैं वेबिनार के बजाय बड़े पैमाने पर। तो ऐसे जो नए शब्दों को जोड़ने की बात है हिंदी में, या जो जटिल शब्द हैं उनको उनके सरलीकरण की बात है, जैसे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जो आम जनता कामकाज की भाषा में उनको नहीं समझ पाती है। तो इस वाले हिस्से पर आप क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए, इस पर हम कहाँ टिकते हैं? एक तो मैं फिर ये कहूँगा कि भारत में हम सब लोग कई बार छोटे छोटे विषयों को लेकर आंदोलित होते रहते हैं, लेकिन हिंदी को राजभाषा क्यों नहीं घोषित किया जाता, इस पर कोई आंदोलन होता नहीं है। शायद इस पर आंदोलन की ज़रूरत पड़े या इस पर एक समग्र तौर पर चिंतन की ज़रूरत पड़े। लेकिन विश्व में जो लोग ये कहते हैं कि हिंदी में कठिन शब्द आ रहे हैं, तो अभी आप जैसे कोरोना काल में कठिन शब्दों की सूची देखेंगे, हमने सब अपना लिए। तो अंग्रेजी के कठिन शब्द अपनाते हुए हमें दिक्कत नहीं होती। हिंदी के कठिन शब्द जिनको हम तत्सम शब्द कहते हैं, संस्कृत शब्दावली, उसको अपनाने में या अन्य भारतीय भाषाओं से आए शब्दों को अपनाने में हमें कई बार ऐसी राजनीतिक सी दिक्कत महसूस होने लगती है। तो मैं सीखते हैं लोग, जैसे अभी हम 2 शब्द कहूँ मैं, पर्यावरण और प्रदूषण, ये शब्द 1990 से पहले अपरिचित थे हमारे शब्दकोश के दौरान, बाद में शामिल हुए कई शब्द ऐसे। मेरा सवाल सर कोशिशों को लेकर भी है। हाँ। कि जैसे हमारे विद्वान ये कोशिश कम कर रहे हैं क्या कहीं, चूंकि अभी सोशल डिस्टेंसिंग आया सर जी, तो प्रधानमंत्री जी से लेके और देश के आखिरी आदमी तक वो सोशल डिस्टेंसिंग इस्तेमाल कर रहा है। किसी लेवल पर यह कोशिश नहीं हुई कि कोई शब्द अपनी भाषा में उसका निकाला जाता और लोगों को बताया जाता। और अगर शुरुआत से ही जब दुनिया में बदलाव हो रहे थे कोरोना को लेकर के और नई शब्दावली आ रही थी, तो उस वक्त हमारे जो हिंदी के विद्वान हैं, तो मुझे लगता है उनकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो उन शब्दों का हिंदी में शब्द इजाद करते उनके, और वो पहले से चलन में लेके आते उनको, ताकि हमारे जो नहीं, इसके लिए एक शब्द आया था भौतिक दूरी, और ये पर्याप्त शब्द है। सोशल और डिस्टेंसिंग में हम ये कह रहे हैं कि आप निजी तौर पर अपने को दूर दूर रखें। तो भौतिक दूरी एक शब्द आया था और वो चला, वो बहुत प्रचलित शायद इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हम लोग आसानी की तरफ चलते हैं और हमें लग रहा होता है कि ये शब्द ज़्यादा जल्दी लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन भौतिक दूरी पर्याप्त शब्द है अगर आपको लगे तो। लेकिन दूसरे संदर्भ में मैं अगर कहूँ कि हिंदी में शब्द नए गढ़ने की जो परंपरा है वो एक दौर में लंबे समय तक संस्कृत से चलती रही। यद्यपि हम ये जानते हैं हिंदी देशज बोलियों का, क्षेत्रीय भाषाओं की बोलियों का समूह है और अन्य विदेशी भाषाओं के भी इसमें हजारों शब्द हैं। यानी हिंदी में हमारे देश की जो
बोलियां हैं, जो स्थानीय भाषाएं हैं, उन सब के शब्द लिए गए हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो कुमाऊनी बोली क्षेत्र का पैदाइश हूँ और मेरा गांव पड़ता है उधर। तो कुमाऊनी के अनेक शब्द अब हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, कौरवी के अनेक शब्द हो रहे हैं, भोजपुरी के, अवधी के, असमी भाषा से लेके बोडो भाषा से लेके अरुणाचल के तमाम क्षेत्रीय भाषाओं के। और फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो अभी मैं जिक्र कर रहा था, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने अभी एक वेबिनार में कहा कि पुर्तगाल के लगभग 200 शब्द आज हिंदी में प्रयोग में आ रहे हैं। तो अब ये पुर्तगाली के शब्द अगर 200 आ रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, उड़िया के कितने शब्द हमारी हिंदी भाषा में आराम से व्यवहार में आ रहे हैं। जैसे अनेक संबोधनों में आ रहे हैं, अनेक तीज त्योहारों के बारे में, मेले ठेलों के बारे में, भोजन पहनावे के बारे में, वो शब्दावलियाँ सब अब हमको लगती ही नहीं कि हिंदी के बाहर से आई होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं है। हाँ, दूसरी कठिनाई ज़रूर है, जब भी कोई नए शब्द, बड़े शब्द आते हैं, कठिन शब्द आते हैं, धीरे धीरे लोकप्रिय होते हैं। हिंदी में जिस दिन ये कह दिया जाएगा ये एक स्टैंडर्ड शब्द या मानक शब्द बन गया है, इसी शब्द को हम सामाजिक तौर पर और अध्ययन में, तकनीक में और बाकी सरकारी तौर पर इस्तेमाल करेंगे, वो शब्द चल पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हमको एक जैसे राष्ट्रीय स्तर पर तमाम देशों में भाषाई कौशल को एक तरह से समृद्ध करने के लिए और उसको निर्धारित करने के लिए एजेंसियां काम करती हैं। ऐसी निर्धारित एजेंसियों के जो शब्दावलियाँ उनको लागू करना चाहिए। हमारे यहाँ वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग ने लाखों शब्द गढ़े हैं और वो विद्वानों ने ही बनाए हैं। वो उन भाषाओं के, उन क्षेत्रीय भाषाओं के विशेषज्ञ थे या उन ज्ञान कौशल के विशेषज्ञ थे। वो भौतिक विज्ञान के थे, वो रसायन विज्ञान के थे, या वो भूगोल के विशेषज्ञ थे, या अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे। तो उन सब ने वो शब्द गढ़े हैं। कम और ज़्यादा दिक्कत के साथ वे शब्द स्वीकृत होने चाहिए, अपनाए जाने चाहिए। हाँ, जब हम बहुत ज़्यादा कठिन लिखने लगते हैं तो आम लोगों के लिए समझ में आना उसको मुश्किल है। ऐसी कोशिश की जाए कि आम व्यवहार की भाषा को हम ज़्यादा अपनाएं, ताकि समाज विज्ञानों में या विज्ञानों में हिंदी लोकप्रिय हो। कोशिश नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। भाषा का सर हमारे इतिहास से और हमारी संस्कृति से कितना गहरा ताल्लुक़ होता है? अब हम इसको इस रूप में देख सकते हैं, जैसे हम कह रहे हैं हम संस्कृत परंपरा के शब्द हैं। मुझे समझाना पड़ता था विदेशों में खासतौर से हिंदी आई कहाँ से, तो हम एक टेबल बनाते थे जो हम यहाँ भी पढ़ाते हैं कि हम पहले संस्कृत पढ़ रहे थे, फिर हम पाली पे आए, फिर प्राकृत पे आए, फिर अपभ्रंशों पे आए, फिर क्षेत्रीय बोली भाषाओं से होते हुए अब हम हिंदी के मानक स्वरूप पर आए हमें। तो इसका मतलब परंपरा या जो हमारी संस्कृति है वहाँ से तो शब्दावली आएगी ही आएगी। अगर मैं माना मेलों की बात करूँगा और अगर मैं उत्सवों पर्वों की बात करूँगा, मैं भोजन की बात करूँगा, पहनावे की करूँगा, या मैं रहन सहन की बात करूँगा, मैं खान पान की बात करूँगा, तो आएंगे तो सब संस्कृति से ही शब्द, परंपरा से आएंगे शब्द। इसलिए हम अगर शब्दावली या भाषा विकास का क्रम देखते हैं दुनिया भर में, अगर हम विवाह जैसी संस्था की बात करें तो हमारे यहाँ तमाम तरह की शब्दावली है। निश्चित तौर पर हम वहीं से लेने वाले हैं उसको, और अगर ये यूरोपियन सभ्यता की बात आएगी वो वहाँ से लेंगे। अन्य सभ्यताओं की शब्दावलियाँ वहीं से आती हैं। और परंपरागत तौर पर चाहे आज हम ये कहें हमारा जो समाज है वो बहुभाषी समाज है, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा है कि अगर वो कोई बहुत अच्छा शब्द मराठी से आया हुआ है और वो गुजराती से आया हुआ है तो वो भी उतना ही आदरणीय है, उतना ही बेहतर है मेरे लिए जितना कोई अमेरिकन या चीनी या अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द हो। भाषाओं का द्वेष होने का क्या मतलब? केवल ये इसलिए बनाया जाता है ताकि कोई बीच का एजेंडा अलग तरीके से चलता रहे और भाषा पर बातचीत ना हो। मैं तो समझता हूँ अगर हमारे तमाम जो संविधान के प्रावधान हैं उनको लागू कर दें तो ये प्रश्न ख़त्म हो जाए, क्योंकि अब हिंदी इतनी समृद्ध है, उसमें जो थोड़ी बहुत कमियां हैं वो आने के साथ दूरी होंगी। अब तो राजभाषा के तौर पर हिंदी को लागू कर दिया जाना चाहिए। विज्ञान और तकनीक से क्या ताल्लुक़ है सर किसी भी भाषा का? जैसे हम देखते हैं कि जो देश नए नए आविष्कार कर रहे होते हैं तो नए शब्द भी गढ़ रहे होते हैं और पूरी दुनिया उन्हीं शब्दों को विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में ज्यों का त्यों ले लेती है। तो अगर आपको क्या लगता है कि अगर कोई देश वैज्ञानिक और तकनीकी तौर पे ज़्यादा समृद्ध होता है, ज़्यादा आगे बढ़ता है, आर्थिक तौर पर ज़्यादा समृद्ध होता है, तो क्या उसकी भाषा का प्रचार प्रसार भी उसी हिसाब से तेज होता है या कोई ताल्लुक़ इन चीज़ों के बीच में नहीं है? नहीं, बिल्कुल ताल्लुक़ है। अगर आप विज्ञान का कोई नया शोध लाएंगे तो आपकी शब्दावली अपनी होगी। तो दो तरह से इसको समझा जा सकता है। एक तो यह है कि माना जर्मन, फ्रेंच, रशियन, अमेरिकन, चीनी किसी भी सिस्टम से हमारे पास एक शोध आता है और हम उसको अपने यहाँ शामिल करते हैं। एक तरीका तो यह है कि हम उसमें तकनीकी शब्दों के लिए अपने शब्द गढ़ें जो दुनिया की तमाम भाषाएं कर रही हैं। जैसे मैं अब एक उदाहरण दूँ आपको बहुत छोटा सा। मोबाइल के लिए चीन में एक शब्द आता है शौची। शौ माने हाथ है, ची माने यंत्र है। अब ये शौची शब्द बन गया, हाथ से हम तमाम यंत्रों को पकड़ते हैं, लेकिन वो मोबाइल के लिए शौची इस्तेमाल करते हैं। भारत में अगर मैं कोई हाथ से यंत्र पकड़ने जैसा शब्द बना दूं तो कल से मेरी मजाक शुरू हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि एक शब्द बन गया, उसके प्रयोग से पहले चर्चा कर ली जाए और जब उसको स्वीकार कर लिया जाए तो उसको अपनाया जाए। तकनीकी शब्दावली हमारे यहाँ खूब है
और मैं तो चूँकि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के कार्यों के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, मुझे पता है किसी भी क्षेत्र में हमारे प्रमुख शब्द अभी मौजूद हैं, अपनाए नहीं गए, स्वीकार नहीं किए गए। उसका एक ही कारण है, हम सरलता की ओर चलते हैं, हमें अंग्रेजी में रटा हुआ उगलने में आसानी होती है। जो बोला गया है उसको हमने समझ करके सीखने और व्यवहार करने में जिस दिन अपनाया जाएगा तो क्षेत्रीय भाषाओं में, हिंदी में वो तमाम चीज़ें आ जाएंगी। और जहाँ तक संस्कृति का सवाल है और उसी तरह से विज्ञान का सवाल है, विज्ञान अगर आगे बढ़ता है हमारे देश का तो हमारी शब्दावली आगे बढ़ेंगी। आर्थिक प्रगति हमारे आगे बढ़ती है तो हमारी शब्दावली आगे बढ़ेगी। अगर हम समृद्ध होते हैं तो लोग हमारी भाषा को स्वीकार भी करते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत है हमें जानने की, हमसे मिलने की, हमको समझने की। तो विज्ञान भी हमारी समृद्धि में एक बड़ा औजार है। तो इसलिए अगर वैज्ञानिक समृद्धि हो रही है किसी भी देश की तो उसकी शब्दावली दुनिया स्वीकार इसलिए भी करती है क्योंकि बहुत सारे शब्द तो उसी परंपरा के हैं और उस परंपरा के शब्दों को हम स्वीकार कर रहे होते हैं। तो मेरा तो मानना है कि भारत की जो परंपरागत ज्ञान विज्ञान की शब्दावली है वो तो लोगों में परिचित है। अभी भी आप देखेंगे योग संबंधी जो शब्दावली है पूरी दुनिया में ओम शब्द सब बोलते हैं योग करने से पहले। ये किसी को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे विभिन्न आसन हैं, पद्मासन को पद्मासन ही बोलते हैं, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो यूरोपियन हो, चाहे वो चीनी रशियन हो, कोई हो। तो इसका मतलब है शब्द प्रचलित होता है आपके ज्ञान विज्ञान के साथ। तो ऐसे ही प्रचार होता है। मैं समझता हूँ ऐसा होगा कि देर सवेर भारत की भी जो योग और या अन्य जो महत्वपूर्ण शोध हैं दुनिया में जा रहे हैं उनकी शब्दावली भी स्वीकृत होगी। भाषा और बोलियों का हमारे अतीत से, हमारे वर्तमान से और भविष्य से गहरा ताल्लुक़ होता है और हमारी अर्थव्यवस्था जितनी मजबूत होगी, हमारा तकनीकी और वैज्ञानिक आविष्कार जितना उन्नत होगा, उतनी ही हमारी भाषा को पूरी दुनिया में छा जाने में मदद मिलेगी, ऐसा प्रोफेसर लोहनी साहब कह रहे हैं। और आपने, मैं फिर बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में घूम घूम कर आप हिंदी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आपने स्विट्ज़रलैंड में अध्यापन किया, आपने 2.5 साल तक चीन में अध्यापन किया, आप लगातार विश्व हिंदी सम्मेलनों में जाते रहे हैं और लगातार आपने जो तकनीकी शब्द हैं उनको उन्नत करने के लिए भी एक समय में आपने काफ़ी काम किया है। कोरवी भाषा पर विशेष तौर पर काम किया आपने, यहाँ की बोलियों को आगे लाने के लिए, यहाँ के जो शब्द हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका बहुत आभार, बहुत शुक्रिया। आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे सर? मैं तो एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी बोली, अपनी भाषा को छोड़िए मत। वो आपके सपने देखने की भाषा है, वे आपने गुनगुनाने की भाषा है, वो आपने जो माँ बाप से जो तमीज़ सीखी होती है उसकी भाषा है। तो ज़रूर बोली भाषाओं को आगे बढ़ाइए। वो इसलिए नहीं कि हमने कोई उस बहाने नारा देना है या चुनाव लड़ना है, वो इसलिए क्योंकि अगर आप अपनी विरासत को समेटना चाहते हैं, संभाले रखना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं तो भाषा उसके लिए एक महत्वपूर्ण आपका औजार है और वो औजार आपके पास बचा रहना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो दोस्तों, हमने प्रोफेसर लोहनी से जाना कि कितनी अहमियत होती है किसी भी भाषा की और बोलियों की क्या अहमियत होती है और कैसे हमें अपनी भाषा पर, अपनी बोलियों पर गर्व करना चाहिए और उनको सीना ठोक करके उनको आगे ले करके चलना चाहिए। ये हमने उनसे समझ बनाने की कोशिश की, उनसे बातचीत करके। आप हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशंस मिल सकें। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद राणा जी। इस चर्चा में शोध छात्र योगेंद्र सिंह का विशेष सहयोग।